हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन से आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इमेज एंड राइट देयर नेम। आपको यहाँ पर ये जो इमेज दिख रही है बच्चे, आपको इसको बताना है कि ये क्या है और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। देखिए, नाम लिखने के लिए बोला है बट ऑलरेडी इसमें नेम लिखे हुए हैं, तो हम इसकी एक एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि इमेज किसके बारे में है। और कुछ नहीं है, ये फ्रेंच सोसाइटी है। तो क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है फ्रेंच सोसाइटी। देखो, फ्रेंच की जो सोसाइटी थी, जो फ्रांस की समाज था, फ्रांसीसी समाज रेवोल्यूशन से पहले, रेवोल्यूशन कब हुई थी बच्चे? रेवोल्यूशन हुई थी 1789 में। तो इससे पहले जो फ्रांस का शासन था या जो फ्रांस का समाज था, उसको हम ओल्ड रिजीम बोलते हैं। तो ओल्ड रिजीम के टाइम पे फ्रेंच सोसाइटी 3 पार्ट्स में या 3 एस्टेट में डिवाइड थी। पहला एस्टेट था क्लर्जी लोगों का। क्लर्जी मतलब होते हैं जो चर्च के पोप, फादर और पास्टर वगैरह होते हैं वो। सेकंड एस्टेट में थे नोबिलिटी। नोबिलिटी जो राजा के ही दरबार में बैठने वाले लोग होते थे, जो राजा के कोर्टिजन्स हुआ करते थे, महलों के बड़े बड़े लोग जो होते थे वो नोबिलिटी में आते थे। सिंपल हम इसको बोल सकते हैं कि ये जागीरदार, जमींदार जो होते हैं वो थे। लास्ट था आपका थर्ड एस्टेट, और इसमें बाकी के सभी मेंबर आते थे, गरीब अमीर सब कोई। थर्ड एस्टेट में कुछ लोग तो थोड़े अच्छे फैमिली से बिलोंग करते थे, थोड़े अमीर थे, जैसे कि बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, मर्चेंट थे, कुछ लोग कोर्ट में ऑफिशियल लॉयर हुआ करते थे, टीचर हुआ करते थे, डॉक्टर होते थे। तो ये लोग की तो पोजीशन फिर भी अच्छी थी थर्ड एस्टेट में। कुछ होते थे पीजेंट और आर्टिस्ट, इनके पास अपनी खुद की ज़मीन होती थी। इनकी भी कंडीशन कह सकते हो ज़्यादा तो अच्छी नहीं थी, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत सही थी। लेकिन जो स्मॉल पीजेंट और लैंडलेस लेबर थे, इनकी कंडीशन तो कुल मिला के बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और टोटली देखा जाए तो थर्ड एस्टेट कोई बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं थे क्लर्जी और नोबिलिटी के कंपैरिजन में। क्यों? अब ऐसा क्यों था? तो देखो, असल में जो फर्स्ट 2 एस्टेट थे यानी कि क्लर्जी और नोबिलिटी थे, इनको किसी भी तरीके का कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। और इनफैक्ट जो क्लर्जी लोग हुआ करते थे, तो फर्स्ट एस्टेट थी, वो थर्ड एस्टेट से टाइथ नाम का एक टैक्स को वसूला करती थी, जो कि उनकी पूरी इनकम का या उनकी पूरी फसल का 10% होता था। तो थर्ड एस्टेट बहुत ज़्यादा अत्याचार झेल रही थी इस पूरी सोसाइटी में। इनको ना ही कोई स्पेशल राइट मिले हुए थे, ना ही इनको किसी तरीके से कोई छूट मिली हुई थी। ऊपर की दोनों स्टेट, एक तो उनको स्पेशल प्रिविलेजेस मिले हुए थे बाय बर्थ, और उनको कोई भी टैक्स पे करना नहीं पड़ता था। तो दिस इमेज रिप्रेजेंट द फ्रेंच सोसाइटी बिफोर द रेवोल्यूशन। तो रफली मैंने आपको बता दिया है क्या था ये। अब देखो, थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं हम। पीजेंट मेड अप अबाउट 90%, यानी कि जो थर्ड एस्टेट आप कह सकते हो पीजेंट वगैरह, उसमें जो पीजेंट हैं ये टोटल पूरी पॉपुलेशन का बच्चे 90% थे, 90% थे ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। बट स्मॉल मेंबर ऑफ दैम ओन लैंड। लेकिन 90% में से जो फार्मर्स थे टोटल, उनमें से सिर्फ थोड़ा सा ही नंबर था जो क्या करता था, जो कोई भी लैंड उनके पास होता था, जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन होती थी और उसमें वो खेती करते थे। अबाउट 60% लैंड वॉज ओन बाय द नोबल एंड चर्च, यानी कि जो 10% नोबल और चर्च के लोग हुआ करते थे, सारा का सारा 60% लैंड तो उनके ही पास था। आप खुद सोचो कितना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है यहाँ पे। 10% पॉपुलेशन के पास में 60% लैंड है, और 90% पॉपुलेशन के पास में ओनली 40% लैंड है। ये कैसा अन्याय हो रहा था वहाँ के लोगों के साथ, ठीक है। मेंबर ऑफ द फर्स्ट 2 एस्टेट ऑल्सो इंजॉय सम स्पेशल प्रिविलेजेस बाय बर्थ। मैं आपको बता चुकी हूँ, उनको विशेष अधिकार मिले होते थे। और क्या थे वो विशेष अधिकार? कि वो ना तो कोई टैक्स देंगे, और इनफैक्ट वो लोग टैक्स लगा जरूर सकते हैं, थर्ड एस्टेट से टैक्स वसूल सकते हैं, बट उन्हें खुद से कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता थर्ड एस्टेट के साथ ओल्ड रिजीम में। एक बहुत बड़ा रीज़न था ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।